हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विश इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। जो हमने 2 क्लास के अंदर अभी तक क्या देखा है वो 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या है कि मेरा रूल है क्लास में ज़्यादातर बच्चों को है वो क्लास में ही याद करवाने का है। वो तरीका यही है कि बार बार में हम यहाँ पर बोलेंगे और फिर आप बार बार में देखोगे अपने जो लिखे हुए नोट्सों में, तो आपको अच्छे से है वो इतिहास याद हो जाएगा। दोस्तों, क्या है कि आपने सुना होगा कि एक किताब को या तो 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से या फिर एक किताब को 10 बार पढ़ने से कौन सी बेहतर रहेगी। जो एक किताब को हमने 10 बार पढ़ा वो अच्छी बेहतर रहेगी। तो वैसे ही बार बार में हम याद करेंगे, बार बार में मैं यहाँ पर बताऊंगा तो आपको है वो अच्छे से याद हो जाएगा। मेवाड़ का इतिहास हमने क्या देखा, फर्स्ट क्लास में परिचय देखा था, उत्पत्ति के आधार पर देखा था और बहुत से इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत है वो उत्पत्ति के आधार पर बताए। अबुल फजल ने नौशेख आदिल की संतान बताया, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुजरात के वल्लभी नगर से यहाँ पर इनकी उत्पत्ति बताई। इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। और यहाँ पर हमने मेवाड़ के बारे में देखा। मेवाड़ है वो शिव जनपद में आता था और उसकी राजधानी मध्यका थी। मेवाड़ है वो मेर जाति की अधिकता के कारण ही इसका अर्थ होता है मेव, या मेर जाति की अधिकता के कारण ही इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कल क्या देखा था, कल गुहिल के बारे में पढ़ा था, गुहिलादित्य के बारे में पढ़ा था और बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने क्या चर्चा की थी, पहले देखा था गुहिल देखा था। पहले क्या देखा था, गुहिलादित्य या गुहिल, इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ा था। इनके पिता कौन थे, शिलादित्य, माता पुष्पावती, और पुष्पावती है वो आबू की परमार राजकुमारी थी, जबकि शिलादित्य है वो सूर्यवंशी थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अच्छे से। सूर्य के पुत्र विवस्वान, जो दशरथ के पुत्र कौन थे, श्री राम जी। श्री राम जी के कौन थे, लव और कुश 2 पुत्र थे। कुश के ये कौन से 108वीं जो वंशज था वो कौन था, विजय भूप। और विजय भूप के यहाँ पर जो 6वां वंशज था वो कौन था, इनके गुहिल के पिता शिलादित्य थे। दोस्तों, जो हमने देखा था। और जो शिलादित्य ने अपनी राजधानी वो वल्लभी नगर गुजरात को बनाया था और वहाँ पर है वो हमने अच्छे से विस्तार से देखा था। अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया जिससे शिलादित्य है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और यहाँ पर पुष्पावती ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया, जो 6 पुत्रियों के बाद में एक पुत्र हुआ गुहिल। और गुहिल का जो लालन पालन पोषण है वो कमलावती, जो वीरनगरी कमलावती है उसने है वो लालन पालन पोषण किया एक गुफा के अंदर। और इसी गुफा के अंदर पालन पोषण करने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, गुहिल पड़ा। दोस्तों, ठीक है, और मैंने आपको नाम लिखवाए थे जो इनके बाद में और शासक बनते हैं। जैसे एक बताया था राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, याद है क्या आपको या भूल गए, नागादित्य, नागादित्य। नागादित्य के बाद में महेंद्र फर्स्ट, महेंद्र फर्स्ट। उनके बाद में हम महेंद्र फर्स्ट के बाद में क्या पढ़ा था, अपराजित, अपराजित। और अपराजित के बाद में हमने क्या पढ़ा था, अपराजित के बाद में हमने देखा था किसको, शिलादित्य को, शिलादित्य। ठीक है, उनके बाद में आता है कौन, शिलादित्य के बाद में आते हैं महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड। यहाँ पर मैंने बताया था कि गुहिल ने है वो भीलों की एक सेना बनाई, भीलों से वादा किया कि मैं आपसे कोई भी कर नहीं लूंगा और आप स्वतंत्रता से रह सकते हैं। तो यहाँ पर महेंद्र सेकंड ने जब शासक बना तो इसने क्या किया, भीलों पर अत्याचार कर वगैरह है वो लेना स्टार्ट कर दिया। तो भीलों ने महेंद्र सेकंड की क्या कर दी जंगलों में हत्या कर दी। और इन्हीं के पुत्र कौन थे, काल भोज, काल भोज, जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से जाने जाते हैं। काल भोज जो इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, बप्पा रावल के नाम से। ये हमने कल बप्पा रावल के बारे में अच्छे से देखा था कि बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी, हरित ऋषि ने। क्योंकि यहाँ पर भीलों ने हत्या करने के बाद ये बप्पा रावल है वो हरित ऋषि की शरण में चला जाता है और वहां पर है वो बप्पा रावल की काल भोज है वो हरित ऋषि की शरण में चला जाता है। बप्पा रावल ने इनकी प्रसन्नता से
सेवा से प्रसन्न होकर वो बप्पा रावल की उपाधि दी और आशीर्वाद दिया कि तुम चित्तौड़ पर आक्रमण करो। तो 734 में यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर मान मौर्य को यहाँ पर पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये हमने देखी थी। बप्पा राव ने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। बप्पा राव ने सोने के सिक्के चलाए थे। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हमने कल है वो अच्छे से देखा था दोस्तों। और बप्पा राव ने नागदा को प्रथम राजधानी बनाई थी, ये आपको याद रखना है। और ये बप्पा रावल है, ये क्या था, जबकि गुहिल क्या था, गुहिल तो संस्थापक था जो 566 ईस्वी में है वो गुहिल वंश की स्थापना करता है। और बप्पा रावल को क्या कहा जाता है, इनको आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है, जिसको जबकि वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, बप्पा रावल को कहा जाता है। दोस्तों बप्पा रावल की जानकारी के बारे में हमने देखा था। राज प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है, जिनके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति के एकलिंग महात्म्य भी या एकलिंग प्रशस्ति के अंदर भी है वो यहाँ पर इनकी जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। वीर विनोद जो श्यामल दास की रचना है उनके अंदर भी है वो मिलती है दोस्तों। तो ये हमने बप्पा रावल के बारे में कल देखा था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला शासक आएगा अल्लट। तो हम अल्लट के बारे में देखते हैं। अल्लट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है कि हर टॉपिक को बार बार में हम रिवाइज करेंगे, तब है वो अच्छे से याद होगा दोस्तों। ठीक है, अगला शासक कौन आएगा हमारा, अगला शासक है बप्पा रावल के बाद में अल्लट। अल्लट कौन है, अल्लट। अल्लट की हम बात करें तो इनको किस उपनाम से जाना जाता है, इनका एक उपनाम है या इनको उपाधि भी हम बोल सकते हैं। इनको उपाधि इनकी क्या है, इनको उपनाम किस उपनाम से जाने जाते हैं, आलू रावल के नाम से। आलू रावल के नाम से कौन जाने जाते हैं, अल्लट जाने जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर इन्होंने एक निर्माण करवाया, क्या करवाया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बसाया। किसको बसाया इन्होंने बसाया था किसको, आहड़ को बसाया था इन्होंने। किसको बसाया था, आहड़ को। आहड़ सभ्यता भी हमने पढ़ी थी। आहड़ को है वो इन्होंने बसाया था। ठीक है, आहड़ कहां पर है आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में। ठीक है, और यहां पर आहड़ को बसाया तो आहड़ को क्या बना दी अपनी राजधानी। तो राजधानी किसको बनाया भाई, तो राजधानी है वो किसको बना दिया, आहड़ को ही अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए बप्पा रावल ने प्रथम राजधानी क्या बनाई थी, नागदा। तो यहां पर अल्लट ने अपनी राजधानी क्या बनाई है, आहड़ बनाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा रहा हूं। अब क्वेश्चन अब अगर हम देखें तो देखिए बप्पा रावल ने क्या की, विवाह किया। किससे किया, विवाह किया हुण राजकुमारी हरिया देवी से। हुण राजकुमारी कौन है, हरिया देवी। कौन थी दोस्तों, हरिया देवी। ठीक है, और बताया जाता है कि राजस्थान का ये क्या था, राजस्थान का यहां पर हम बात करें तो राजस्थान का ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। तो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया, अल्लट ने किया या आलू रावल ने। ठीक है, जिन्होंने राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया हरिया देवी से, जो हुण राजकुमारी थी दोस्तों। अब यहाँ पर एक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हरिया देवी अब हुण राजकुमारी है, तो ये क्या बोली कि मेरे से तो क्या नहीं होगा, अब घर का काम नहीं होगा, कोई आप नौकरी रख लो। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसने किया, तो अल्लट ने किया। तो इसे याद रख सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था
का गठन किया, का गठन किया। तो नौकरशाही व्यवस्था का गठन सर्वप्रथम किसने किया? मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़, ये याद रखना, कहां पर? मेवाड़ में। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, या फिर हम राजस्थान में भी बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसने किया था? तो अल्लट ने किया था। तो मेरे ख्याल से अल्लट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इनका उपनाम है आलूरावल। राजधानी बनाई आहड़ को, आहड़ का इन्होंने भी निर्माण करवाया था। विवाह किया हरिया देवी, जो हुण राजकुमारी थी। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, और यहाँ पर उन्होंने क्या, नौकरशाही व्यवस्था का क्या कर दिया? गठन कर दिया। तो ये था अल्लट के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। क्लीन कर दूं? ठीक है। अब देखिए अगला शासक कौन आता है, बताइए भाई। अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से, मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अगला शासक आएगा रण सिंह। कौन आएगा? रण सिंह। अगला शासक रण सिंह। रण सिंह के बारे में कुछ खास बात नहीं है। इनको याद रखना है कि इनके क्या थे? पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इनके पुत्र थे दो पुत्र थे। ठीक है, और दो पुत्र, एक पुत्र तो था छेम सिंह, जो श्रेष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था कौन? छेम सिंह। ठीक है, और एक पुत्र था कौन? दूसरा था उनका राहप सिंह, राहप सिंह। ठीक है, और यहां से है वो अभी गुहिल वंश चल रहा था, और गुहिल वंश को है वो दो शाखाओं में है वो विभाजित कर दिया जाएगा। छेम सिंह ने कौन सी शाखा की स्थापना करेंगे? छेम सिंह रावल शाखा की स्थापना करेंगे, जबकि राहप सिंह है वो सिसोदा ग्राम का निर्माण करेंगे, और उसी सिसोदा ग्राम से है वो राणा हमीर जो यहाँ पर चढ़ाई करेंगे, किस पर? चित्तौड़ पर अधिकार करेंगे। किससे? जो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था चित्तौड़ पर, और उनका जो पुत्र था खिज्र खान ने सौंप कर चला गया था। किसको सौंप कर चला गया था? जो मालदेव सोनग्रा था जालोर का शासक, उसको सौंप कर चला गया था, और उसका जो पुत्र था जय सिंह या जय शाह, उसको है वो पराजित कर है वो राणा हमीर है वो हमीर सिसोदिया चित्तौड़ में फिर से सिसोदिया वंश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर ये राहप सिंह क्या करेंगे? सिसोदा ग्राम बसाएंगे, और वहीं से निकलेंगे सिसोदिया, जो अपने उसी, यानी कि हम बोल सकते हैं। और ये जो सिसोदिया वंश के जो जितने भी शासक है वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा लगाएंगे, जबकि रावल शाखा के जितने भी शासक है वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल। ठीक है, और रावल शाखा का अंत है वो जो अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह, वहां पर हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाखा के बारे में। तो यहां से हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छेम सिंह ने किसका यहाँ पर किसकी स्थापना की? तो छेम सिंह ने रावल शाखा की। छेम सिंह ने किसकी स्थापना की? स्थापना यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्थापना, और स्थापना किसकी की? रावल शाखा की। किसकी की दोस्तों? रावल शाखा। यहाँ से गोहिल वंश से निकली है। और जबकि यहाँ पर हम बात करें तो राहप सिंह ने निर्माण करवाया या फिर बसाया, हम बोल सकते हैं बसाया। कौन सा गांव बसाया भाई? ग्राम बसाया सिसोदा ग्राम। कौन सा ग्राम? सिसोदा ग्राम। सिसोदा ग्राम। और इसी ग्राम से आएंगे कौन? राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रण सिंह, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुहिल वंश को दो भागों में विभाजित, यहाँ पर दो शाखाओं में मुख्य रूप से किस शासक ने विभाजित किया? तो रण सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो रावल शाखा का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? मुख्य संस्थापक यहाँ पर हम बोल सकते हैं छेम सिंह, और राहप सिंह ने सिसोदा ग्राम की, और यहीं से सिसोदिया वंश की स्थापना होगी। लेकिन सिसोदिया वंश का जो उद्धारक है चित्तौड़ का या गोहिल वंश का उद्धारक किसको मानेंगे हम? राणा हमीर को मानेंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। अब छेम सिंह का हमने देख लिया,
अब हम पढ़ेंगे राहुल शाखा। कौन सी शाखा पढ़ेंगे? राहुल शाखा। देखिए आराम से ध्यान से समझिए, हर टॉपिक आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन राहुल शाखा का संस्थापक रहा था। तो रण सिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह, राव सिंह। समझ में आ गया होगा। तो हम राहुल शाखा की बात करेंगे तो छेम सिंह के बारे में ये याद रखना कि राहुल शाखा की उन्होंने स्थापना की। इनका जो एक दो पुत्र थे, कुमार सिंह और सामंत सिंह। सामंत सिंह यहाँ पर क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और सामंत सिंह को किसने पराजित किया था? सामंत सिंह को है वो यहाँ पर जो चौहान वंश थे, कौन? कीर्तिपाल चौहान, जो जालोर के चौहान वंश थे, चौहान शासक थे। ठीक है, तो जालोर के चौहान कीर्तिपाल, जिसको कित्तू के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इनको छेम सिंह के पुत्र, यहाँ पर लिखा रहा हूं मैं छेम सिंह। और छेम सिंह के भी कितने पुत्र थे? छेम सिंह के भी दो पुत्र थे। ठीक है, बड़ा वाला पुत्र कौन था? बड़ा वाला पुत्र तो था सामंत सिंह। और छोटा वाला पुत्र था कुमार सिंह। कौन था? कुमार सिंह। और यहाँ पर कुमार सिंह, ठीक है, तो सामंत सिंह को यहाँ पर पराजित किया किसने? क्योंकि छेम सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? सामंत सिंह बनेगा। और सामंत सिंह को यहाँ पर पराजित किया किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान ने, यहाँ पर लिखा रहा हूं पराजित किया। किसने पराजित किया भाई? कीर्तिपाल चौहान ने। चौहान वंश को भी हम अच्छे से देखेंगे। कीर्तिपाल चौहान ने, ठीक है, जो जालोर का चौहान शासक था। और फिर है वो ये कीर्तिपाल है, वो कुमार सिंह को है वो क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। और यहाँ से फिर अगला शासक है वो कौन सा आएगा? जेत्तर सिंह आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए कौन सा है? जेत्तर सिंह है। तो ये आप है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं, मिटा दूं? ठीक है, तो समझ में आ रहे हो ना थारे? बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी तक है वो हमने कितने शासक देखे हैं? रण सिंह, छेम सिंह के बाद में उनके पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक है, अब अगला शासक कौन आएगा दोस्तों? अगला शासक आएगा जेत्र सिंह। कौन सा आएगा? जेत्र सिंह आएगा। ठीक है, जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम जेत्र सिंह की बात करें तो देखिए, जेत्र सिंह के बारे में हम देखें तो गौरी शंकर ओझा के अनुसार, गौरी शंकर ओझा के अनुसार जो जेत्र सिंह हैं ये गुहिल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक बताए हैं भाई। किसने? गौरी शंकर ओझा ने। तो गुहिल वंश के अनुसार, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुहिल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? जेत्र सिंह। ठीक है, यहां पर हम और इस पर चर्चा करें तो यहां पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ का, यानी कि जेत्र सिंह का शासनकाल मेवाड़ का श्रवण काल कहा। जेत्र सिंह का शासनकाल मेवाड़ का श्रवण काल था।
श्रवण काल था। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जेतर सिंह का शासनकाल मेवाड़ का क्या था, श्रवण काल था। और यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा जेतर सिंह के बारे में कि सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया, जेतर सिंह ने बनाया। तो सर्वप्रथम यानी कि चित्तौड़ को मेवाड़ में सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो जेतर सिंह ने बनाई थी। किसके अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार। सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाई किसने, जेतर सिंह ने बनाई। ये जेतर सिंह के बारे में कह रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब यहां पर हम चर्चा करें तो क्या होता है कि जेतर सिंह के जो समकालीन शासक कौन था, अगर पूछा जाए कि जेतर सिंह के समय समकालीन का अर्थ क्या होता है, समान, सम यानी समान, कालीन यानी समय, यानी कि समकालीन जो मतलब शासक था दिल्ली का वो कौन था, यानी कि गुलाम वंश चल रहा था। और इल्तुतमिश कौन था, समकालीन वंश दिल्ली का। यहाँ पर दिल्ली का समकालीन वंश कौन सा था, समकालीन वंश। और कौन सा हम लिख लेते हैं, दिल्ली। और दिल्ली का समकालीन वंश कौन था भाई, गुलाम वंश था। किसके समकालीन, जेतर सिंह के गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो शासक कौन था, यहाँ पर समकालीन शासक कौन था, अगर पूछा जाए दिल्ली का तो शासक कौन था दोस्तों, यहाँ पर कौन था, इल्तुतमिश। और यहाँ पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, जेतर सिंह के ऊपर। और इल्तुतमिश की यहाँ पर क्या बजा दी, पुंगी बजा दी। इसने, जेतर सिंह ने। एक युद्ध होता है भुताला का युद्ध जो 1227 ईस्वी के अंदर, और इस युद्ध में, भुताला के युद्ध में है वो यहाँ पर इल्तुतमिश को है वो बुरी तरह से है वो यहाँ पर पीटा जाता है, मारा जाता है और अपनी जान बचाकर वापस दिल्ली भाग जाता है इल्तुतमिश। इतनी मतलब मारवाड़ी का कहते हैं ना सूगली ग्रीस में। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है, कब, 1227 ईस्वी में। और युद्ध कौन सा होता है, भुताला का युद्ध। भुताला का युद्ध। ठीक है, भुताला का युद्ध। और ये भुताला का युद्ध किस किस के मध्य होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश यहाँ पर हार जाता है। जीत किसकी होती है, जेतर सिंह की जीत होती है। और इसीलिए जेतर सिंह की जीत होती है और इसीलिए यहाँ पर जेतर सिंह को उसका शासनकाल मेवाड़ का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। और सबसे गोहिल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौरीशंकर ओझा ने बताया था, क्योंकि गुलाम वंश के इल्तुतमिश को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था भुताला के युद्ध में 1227 ईस्वी में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इल्तुतमिश की जो मतलब सेना थी वो यहाँ पर हार कर है वो वापस भाग रही थी। तो बीच में इन्होंने क्या आई, नागदा आया और नागदा को इन्होंने आग लगा दी और उस नागदा को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जेतर सिंह ने अपनी जो नई राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी दोस्तों, वो चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर नई राजधानी क्यों बनाई, तो अगर पूछा जाए जेतर सिंह ने नई राजधानी किसको बनाई, राजधानी, नई राजधानी, तो नई राजधानी है वो जेतर सिंह ने चित्तौड़ को बनाई थी। वो मैंने क्यों बताई, वो मैंने बता दिया क्यों बनाई थी। ठीक है। तो ये तो था जेतर सिंह के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगर इनका कार्यकाल पूछे तो आप कर देना 1213 से 1350, 1213 से 1250 तक है वो इनका क्या रहा था, शासनकाल रहा था। बढ़ता हूं आगे। अब अगला शासक, एक शासक आता है कौन इनके बाद में, तेज सिंह। कौन आता है दोस्तों, तेज सिंह।
ये हम पढ़ रहे हैं रावल शाखा। कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? रावल शाखा। और रावल शाखा का अंतिम जो शासक है वो रावल रतन सिंह है, जो पद्मावती उनकी क्या थी? पत्नी थी। और उन्हीं को लेकर युद्ध होता है। कौन सा? चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। क्यों होता है उसके अंदर ऊपर भी हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। अब अगला शासक कौन आता है? तेज सिंह। तेज सिंह, रावल तेज सिंह भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें इनका, अगर आप शासनकाल लिखना चाहते हो तो लिख लो 1260 से और 72 तक। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें तो इनके समय क्या खास बात हुई? तो इनके समय एक खास बात ये हुई कि अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रशैली का जो मतलब यहाँ पर श्रेय जाता है वो किसको दिया जाता है? तेज सिंह को दिया जाता है। ठीक है। तेज सिंह ने चित्रित ग्रंथ लिखवाया था सबसे पहले मेवाड़ में। तो मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ लिखवाया था। और उस चित्रित ग्रंथ का नाम क्या था? आप है वो कमेंट में मेरे को बताओ जल्दी से, और मैं इतने में लिखता हूं। मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ लिखवाया। और मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ लिखवाया कब था वो आपको पता होना चाहिए। 1260 ईस्वी में ये लिखवाया था, 1260 ईस्वी में। और उसका नाम क्या था? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इसका क्या था? ग्रंथ का नाम था। तो अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्र शैली हम बोल सकते हैं तो सर्वप्रथम किसका श्रेय जाता है? तेज सिंह को जाता है। चित्रित ग्रंथ लिखवाया था 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उस ग्रंथ का नाम था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक आपको याद रखना है दोस्तों। और ये कौन थे? कमलचंद्र सूरी। कमलचंद्र सूरी है वो क्या थे? इनके लेखक थे दोस्तों। ठीक है। और कहां पर लिखवाया? अगर पूछा जाए कहां लिखवाया तो बता देना आहड़ के अंदर लिखवाया। ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक। और एक यहां पर बनता है इनकी पत्नी कौन थी? जैतलदे। पत्नी कौन थी दोस्तों? जैतलदे। और जैतलदे ने यहां पर क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। किसका? पूछा जा सकता है। जैतलदे ने निर्माण करवाया श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। किसका करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का, जो कहां पर है? चित्तौड़ में है। कहां पर निर्माण करवाया? चित्तौड़ में। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैतलदे ने करवाया। और जैतलदे पत्नी है किसकी? तेज सिंह की। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला शासक बनेगा समर सिंह। किसके पिता? रावल रतन सिंह के पिता। ठीक है। क्लीन करता हूं। और अब हम देखेंगे रावल समर सिंह के बारे में। किसके बारे में? समर सिंह के बारे में। अगला शासक कौन? समर सिंह। समर सिंह के बारे में हम देखते हैं। और इनका कार्य क्या किया था?
1373 से 1301 ईस्वी। अब यहां पर हम बात करें तो समर सिंह को सबसे पहले मतलब हम बात करें पराजित किसने किया था, तो किसने पराजित किया था? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने इनको पराजित किया था। और हमीरदेव चौहान को ये क्या देते थे? कर देते थे दोस्तों, ठीक है, क्या देते थे? कर देते थे। और यहाँ पर हमीरदेव चौहान को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। सॉरी, हमीरदेव चौहान ने इनको पराजित किया, ठीक है। हम देखते हैं इनके बारे में और साथ में इन्होंने क्या किया? जो पशु या जीव हत्या है, जीव हत्या पर सबसे पहले जो रोक लगवाई थी मेवाड़ के किस शासक ने लगवाई थी? समर सिंह ने। तो एक हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जीव हत्या पर रोक लगवाई, जीव हत्या पर रोक लगवाई। जीव हत्या पर रोक किसने लगवाई? समर सिंह ने लगवाई थी दोस्तों। और यहां पर बात करें तो कर किससे वसूला था? उन्होंने, समर सिंह ने भी कर वसूला था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। कर वसूला किससे वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, एक्के से, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो हमीरदेव चौहान ने पराजित किया किसको? समर सिंह को। और हमीरदेव चौहान ने पराजित किया तो हमीरदेव चौहान को क्या दिया? समर सिंह ने कर दिया। समर सिंह ने कर दिया। किसको दिया? हमीरदेव चौहान को। और किससे कर वसूला? अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला, ठीक है। और यहां पर खास बात क्या बनती है, अब यहां पर बता देता हूं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कर वसूला कैसे, अलाउद्दीन खिलजी से कर कैसे वसूला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनके पुत्र थे, इनके 2 पुत्र थे। एक का तो नाम था कौन? कुंभकर्ण, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? रतन सिंह। हम बोलते हैं ना रावल रतन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुंभकर्ण की बात करें तो कुंभकर्ण कहाँ पर चले जाते हैं? नेपाल में चले जाते हैं और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की स्थापना की दोस्तों, स्थापना की, गुहिल वंश की स्थापना की। किसने? कुंभकर्ण ने, जो समर सिंह के पुत्र थे और राव रतन सिंह के भाई थे, ठीक है। यहां तक है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर हम कल चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से, क्योंकि अगर इस पर आज चर्चा करेंगे अभी तो आपकी क्लास है वो लंबी हो सकती है, वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बोर हो जाएंगे। बोर मैं नहीं होने दूंगा। और क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर है वो बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें। और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके और आप तक पहुंच सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों कल हम समर सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, कर क्यों वसूला अलाउद्दीन खिलजी से, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम समर सिंह की बात करेंगे, और हमीरदेव चौहान की भी बात करेंगे और कानरदेव चौहान की भी बात करेंगे।
जो अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों पर आक्रमण क्यों किया था, कर तो अलाउद्दीन खिलजी से कौन समर सिंह वसूले थे, जबकि भुगतेंगे कौन, राव रतन सिंह, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कल। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।